तो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, है ना। तो ये जो अगला टॉपिक है दोस्तों, इसी के अंदर आता है, इसमें है कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता, है ना। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। दिस कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। कांग्रेस के गठबंधी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दे दी, अनयूजुअल है। फर्स्टली ए कोलिशन एकोमोडेट्स ऑल दोज हु ज्वाइन इट, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है भाई कि गठबंधन अपने में हर कोई को शामिल कर लेता है ना। देयर फॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजिशन एंड स्ट्राइक ए बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशूज। तो ये कोई भी जो एक्सट्रीम पोजिशन है उसको अवॉइड करेगा, है ना। जो पूरा ही एक्सट्रीम जो चीज़ें हैं, अतिवादी रुख है, उससे बचेगा और और एक संतुलन बना लेगा, सभी मुद्दों पे बैलेंस स्ट्राइक कर लेगा। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉल मार्क ऑफ ए कॉलिशन, है ना। तो सुलह समझौते और रास्ते पर चलना, समझ गया, सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इंक्लूसिवनेस, है ना, सर्व समावेशी होना और कॉम्प्रोमाइज करना, है ना, सुलह समझौता के रास्ते पर चलना, ये हॉलमार्क होगा कॉलिशन का। सो दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन ए डिफिकल्टी। तो इस कारण से जो अपोजिशन होती थी वो बहुत डिफिकल्टी में फंस जाती थी। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड ए प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। तो कोई चीज़ जो विपक्ष बात करना चाहता था, कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। So secondly, in a party that had nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. तो दूसरा क्या है कि अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंदी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा हो जाती है। इन अ पार्टी दैट हैज नेचर ऑफ कोलिशन, अब जो पार्टी का जो स्वभाव ही गठबंधन का है तो वहाँ पे ग्रेटर टॉलरेंस है इंटरनल डिफरेंसेस के प्रति। जो पार्टी के अंदर जो इंटरनल टॉलरेंसेस है ना, और जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स का जो वेरियस एम्बिशन है, जो वेरियस पार्टी के ग्रुप्स और लीडर्स का जो एम्बिशन है, ये सब एकोमोडेट हो जाते थे और इनमें एक ज़्यादा सहनशीलता होती थी। The Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this even after independence. तो कांग्रेस ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, आज़ादी के आंदोलन के समय में, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी इस चीज़ों को अपने अंदर होने दिया और इस चीज़ को कंटिन्यू किया, स्वतंत्रता के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया। दैट इज़ वाई इवन इफ ए ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, है ना, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition. So हुआ क्या, इसके कारण क्या हुआ कि इवन इफ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी, अगर कोई एक समूह पार्टी के अंदर, है ना, कोई समूह हैप्पी नहीं है या पार्टी के किसी पोजीशन से वो खुश नहीं है और या पार्टी में जितना उसको सत्ता में पावर दिया गया उससे वो खुश नहीं है, बट उसके बावजूद वो पार्टी के अंदर रहेगा एंड फाइट द अदर ग्रुप्स, तो वो पार्टी के अंदर रह के वो दूसरे ग्रुप से फाइट करेगा, न कि वो पार्टी को छोड़ेगा और अपोजिशन में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं हुआ। सो दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। तो पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट को गुट कहे जाते हैं, फैक्शन कहे जाते हैं, समूह गुट, है ना। द कोलिशनल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इन फैक्ट इनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस, है ना। तो अपने गठबंधी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिल गया, वे इनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस। सम ऑफ दिस फैक्शंस वेर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल considerations, but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalry. तो जो इसमें से कुछ गुट थे वो तो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस के आधार पे अलग थे, है ना, कुछ जो गुट थे वो विचारधारात्मक सरोकार की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर जो गुट थे वो बेसिकली पर्सनल एम्बिशन एंड आपस में जो राइवलरीज है ना, उसके हिसाब से ये गुट बन गए थे, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना से काम कर रही थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम ए स्ट्रेंथ, है ना, ऑफ द कांग्रेस। तो ये उनकी कमजोरी बनने के बजाय, जो अंदरूनी गुटबाजी थी वो कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शंस टू फाइट विद ईच अदर, इट मेंट दैट द लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड आइडियोलॉजीज रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस रादर देन गो आउट एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी। हुआ क्या कि चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधारों की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे,
पार्टी की बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा, तो उन्होंने बाहर जाके कोई पार्टी नहीं बनाया, वो पार्टी के अंदर ही वो उस आइडियोलॉजी में रहे और उनके अंदर ही वो काम करते रहे। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वेर मेड ऑफ द न्यूमरस फैक्शंस, और जो कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां थी वो विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी हुई थी। दीज द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी, है ना। ये गुट जो थे वो अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते हुए थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। द अदर parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decision making from the margins, और जो बाकी पार्टियां थी, जो दल थे, वो प्राइमरली वो प्राथमिक रूप से अटेम्प्ट किए इन गुटों को इन्फ्लुएंस करने का। सो देयर वाई वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिसी, इसलिए उन्होंने जो हमारे उस समय की नीतियां थी और जो डिसीजन मेकिंग थी उनको साइड से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। दे वेयर फार रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी, है ना। सो वो बेसिकली जो ये पार्टियां जो है सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी, है ना। दे वेयर नॉट अल्टरनेटिव्स टू द रूलिंग पार्टी, इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, सेंस्योर्ड एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस, है ना। सो ये एक रूलिंग पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी, उसके एक विकल्प के रूप में अल्टरनेटिव के रूप में नहीं उभर पा रही थी। बदले इंस्टेड वो क्या कर रही थी, एक्चुअली वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही दबाव बनाती थी, उसका क्रिटिसिज्म करती थी, है ना, उसके ऊपर सेंस्योर एंड इन्फ्लुएंस करती थी कांग्रेस पार्टी को ही। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती थी, दबाव डालती थी और इसी क्रम में उसको प्रभावित करती थी। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी, तो ये जो वाली गुट वाली चीज़ थी, गुटों की मौजूदगी, वो बेसिकली शासक दल जो कांग्रेस थी उसके भीतर ही संतुलन साधने का एक काम करती थी, है ना। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस, तो जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही होता था, है ना। In that sense, in the first decade of the electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition. तो हम ये कह सकते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहले 10 साल में जो इलेक्टोरल कंपटीशन जो पहले डिकेड में, है ना, जो चुनाव के पहले डिकेड में जो कांग्रेस के अंदर जो कंपटीशन होता था, जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती थी कांग्रेस के अंदर, वो ही एक्ट करती थी एज रूलिंग पार्टी भी और ऑपोजिशन के तरफ में। तो कहा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस ही शासक दल भी थी और कांग्रेस ही विपक्ष थी, कांग्रेस ही दोनों की भूमिका निभा रही थी। दैट इज वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कांग्रेस सिस्टम, है ना। तो इसी कारण से भारत के राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, हो गया। सो दैट इज कांग्रेस सिस्टम। इस पूरे दशक को हम, इस कालखंड को हम कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं।